पहले ये बताना चाहता हूं, हमारे प्रिय अनुज इस्राइल भाई ने जो बात कही है, मेरी बात उसमें समाहित है। क्योंकि हमको लगता है कि पता नहीं आपके धीरज का कोई जवाब नहीं, मैं बार बार कायल हूं आपके। सीतामढ़ी के महान जागरूक श्रोतागण, आप में यह धीरज है कि दिन से लेकर रात तक बैठने का, 8 बजने वाला बैठने का, तो आप ही के बूते लोकशाही स्थापित होगा, तानाशाही जाएगा। विषय आपने देखा, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं और जीव विज्ञान का छात्र रहा, उसी का गुरुजी हूं। मगर विषय है शासन, लोकतंत्र और विकास। वह शासन बेईमानी होगा जहां लोकतंत्र ना हो, जहां लोकतंत्र ना हो वहां विकास भी बेईमानी हो। मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। सरकार का संदेश लेकर आपके बीच आया हूं। 1,78,000 शिक्षकों की बहाली हेतु सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी शिकायत का बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित किया। इसके लिए हम सरकार के मुखिया, बिहार विकास के विश्वकर्मा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद जी को साधुवाद देना चाहते। कल ही कैबिनेट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए अलग से लगभग 70,000 शिक्षकों की विज्ञापन हेतु कैबिनेट से सहमति हुई है। शायद आपको मालूम होगा। और एक साथ लगभग आगे पीछे 11 महीना का हो सकता है, एक साथ 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली। मैं उम्मीद करता हूं बिहार का यह कीर्तिमान विश्व स्तरीय होगा। मैं सरकार के इस प्रयास के लिए आपकी भावना के हिसाब से एक जबरदस्त ताली चाहता हूं। न्यायालयीय मामलों में उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में शिक्षकों की कमी फंसी हुई। अब जहां न्यायालय सामने आता हो, आप सभी को मालूम है लगभग 6 महीना से न्यायालयीय वादों के कारण शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई। सरकार हर समय तत्पर है, हजारों शिक्षक की बहाली होनी है, तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा। ये जो महागठबंधन की सरकार चल रही है और जो कालांतर में 5 महीना 6 महीना या जब भी चुनाव होगा इंडिया गठबंधन का पाठ है। शिक्षा के क्षेत्र में हर समय नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास में लगा हुआ है। कल ही हम लोगों ने निर्णय लिया, सैद्धांतिक सहमति हुई है कि हमारे राज्य के छात्र के लिए राज्य स्तर पर जो 90 के दशक में वेट की परीक्षा होती थी, व्याख्याताओं की नियुक्ति में पुनः बिहार सरकार वेट परीक्षा आयोजित करने जा रही है। आपके लिए मुख्यमंत्री जी इतना चिंतित हैं कि आपके फेलोशिप अन्य राज्यों और देश की तुलना में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना करके एक स्कीम आ रही है। आपके लिए फेलोशिप भी
पहले यह योजना नहीं थी हमारे यहाँ। आपके लिए, शोधार्थियों के लिए फेलोशिप की व्यवस्था की जा रही है। शायद राज्य में यह पहली बार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और उसकी सैद्धांतिक सहमति कल उच्चतर शिक्षा परिषद के जो द्वितीय बैठक थी उसमें बनी है कि 100 छात्र जो बेहतरीन अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं और दुनिया के मानव विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छात्रों को 30 लाख 40 लाख रुपया लगता है। ऐसे मेधावी छात्रों के लिए राज्य सरकार ये स्कीम लाने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि नियोजित शिक्षक जो परेशानी को महसूस कर रहे हैं, कालांतर में इनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति संकल्पित हैं। मेरी प्रतिबद्धता है, सरकार की प्रतिबद्धता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज को दें, और इसके लिए प्रथमतः जरूरी था कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करें। और इसलिए जो आप करा रहे थे, आपके अंदर एक चिंता थी कि बेहतर शिक्षक हम बहाल करें, बेहतर शिक्षक हमारे बीच आए, तो लगभग किसी की नजर न लगे, न तो जिनको 2 करोड़ प्रतिवर्ष देना था वो करोड़ों नौकरी ले लिए, तो उनका नजर भी है कि जो सरकार करने जा रही है किसी बुद्धि से इसको खत्म करें। आप लोग जागरूक भी रहिएगा, होशियार भी रहिएगा, किसी मामले में फंसा करके यहाँ की नियुक्ति को कोई प्रभावित न करे। इसलिए ईश्वर प्रभु परमात्मा से, खुदा से इसकी आराधना भी करिएगा, इसकी स्तुति और विनती भी करिएगा, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना के अंदर सारे शिक्षकों को पदस्थापित करके शिक्षण कार्य में लगा दें। अब जो बीएड वाले का मामला था, अब बीएड के जो पास किए हुए जो कभी कॉम्पिटेंट छात्र थे, हालांकि एसटीईटी आयोजित हो गया और उसके लिए बहाली आ रही है, लेकिन उनकी चिंता पहले थी कि हमको 1 to 5 में क्यों नहीं रखा गया। तो सरकार हर समय 1 to 5 में आपको देने के लिए तैयार थी, पर मगर ये न्यायालयवाद में जब फंस गया तो सरकार के बस की यह बात नहीं है, आप समझते हैं। इसलिए आपके माध्यम से ऐसे जो प्रतीक्षारत बीएड वाले साथी हैं, उनसे मेरा यह संवाद पहुंचे उन तक, यह आप मीडिया वालों से कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम उस गौरवमयी धरती के महान पुरखों के महान वंशज हैं। एक नाम तो आपने ही लिए, जिनको नमन करते हुए ये समापन सभा की कार्रवाई शुरू मैंने की, सभी लोगों ने किया। माता सीता जानकी के जन्मभूमि का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता माता की यह जन्मभूमि है, यह हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं। यह बिहार भारत को, संपूर्ण भारत को, दुनिया में अगर विश्व में अगर ज्ञान की भूमि कही जाती है भारत को, तो आपको यह जानकर, जानते हैं आप लोग, पता नहीं कहां पीछे पड़ जाते हैं या हमारे लोग भूल जाते हैं चीजों। संपूर्ण भारत को अगर ज्ञान की भूमि कही जाती है तो उसके रास्ते भी बिहार से ही गुजरते हैं। आपको मालूम हो, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और आज जो पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, हमारे सतीश भाई चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था,
और आज भी किसी न किसी रूप में है। दुनिया के देशों में जब विश्वविद्यालयों का कोई कंसेप्ट नहीं था, हमारे यहाँ बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आज के पाकिस्तान में भारत भूमि के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता है। इसका मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गौरवशाली अतीत है, हमारी विरासत दुनिया को सिखाने लायक है। यह कहते हुए गौरव है, संपूर्ण भारत को अगर अहिंसा की भूमि कही जाती है, उसके रास्ते भी इसी बिहार के मगध और बोधगया से गुजरते हैं। संपूर्ण दुनिया में भारत को अगर प्रशासन की गुण सिखाने वाले की धरती कही जाती है, तो दुनिया में प्रशासन नाम की कोई चीज जब न थी, हमारे यहाँ के मौर्य साम्राज्य 16 महाजनपदों में अपने एरिया अखंड भारत को बांट करके बेहतरीन शासन दिए हैं, जैसा हमारे पूर्व के वक्ता कह चुके हैं, भगवान भगत। शायद यह कहते हुए भी हमें गौरव है और अति गौरव महसूस कर रहा हूं कि दुनिया में भारत को गणित की भूमि कही जाती है, उसके रास्ते भी बिहार से ही गुजरते हैं। क्योंकि आर्यभट्ट, महान आर्यभट्ट, महामानव आर्यभट्ट अगर दुनिया को शून्य का ज्ञान न देते तो शायद दुनिया को गणित का बोध नहीं होता। वह धरती भी इसी बिहार में, इसी तरेगना में, इसी मगध में। ज्ञान की भूमि बिहार, गणित की भूमि बिहार, अहिंसा के दो पुजारी महावीर जैन और गौतम बुद्ध के कर्म भूमि बिहार, प्रशासन की भूमि बिहार, त्याग की भूमि बिहार। बिहार के तासीर में कोई ना कोई अलग से विलक्षण गुण होगा साथियों, कि फिरंगियों के को खदेड़ने का, मास मूवमेंट का अगर किन्हीं को माकूल जगह मिला राष्ट्रपिता बापू को, आपके बगल में ही चंपारण और भीती हलवा मिला, जो इसी बिहार का अद्भुत है। गुरु गोविंद सिंह जी आप ही के बिहार के, दुनिया को दर्शन देने वाले, दुनिया को दर्शन और बहादुरी सिखाने वाले। कुछ बचा है? कोई सी चीज छूट गई हो तो बता दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के मजबूती में अगर हमारे विरासत में इतनी शानदार बिहार का योगदान है, आज हम क्यों पीछे पड़ रहे हैं, इस पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जिस संस्कृति में, जिस देश में गुरु परंपरा में स्वयं ईश्वर ने गुरु को खुद से ऊपर कहा है, गुरु बनना के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? सास समझ की मसी करूं, लेखनी सब बनाए, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहीं दूसरे मिट्टी पर ये शानदार पुरखों के शानदार उक्तियां आपको ना मिलेगी। फिर ब्रह्मा विष्णु मैं सबसे ऊपर, आप जानते हैं। मगर हमको आपको इसके लिए जरूर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि कालांतर में हमने अपनी प्रतिष्ठा खोई। कारण पर नहीं जाना चाहता, कारण कई हो सकते। ठीक है, छात्रों के को बैठने के लिए माकूल जगह हो, क्लासेस संधारित करने के लिए शिक्षकों की बहाली हो, सरकार प्रयास कर रही है, आपको पता है, बता चुका। मगर अगर हमारे अंदर निष्ठा होगी, प्रबल, इसमें से कई लोग ऐसे बैठे होंगे इसमें जो बरगद के पेड़ के नीचे भी आज से 7 वर्ष पहले पढ़े, जहां गुरुजन जो इस देश के भाग्य विधाता है,
राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि आप सभी मिलकर एक बार अपनी भूमिका पर भी हृदय पर हाथ रख करके सोचिएगा, तो रास्ता निकलेगा। हमारी भारत भूमि में अगर बिहार ज्ञान की भूमि थी, हम अपने विरासत को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे हमारे अभिभावक हो, हमारे बच्चे हो या गुरुजन हो, समाज के जागरूक लोग हो, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस देश का नहीं दुनिया का आईना पुनः नहीं बन सकते। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज, राज्य और देश के अंधकार को दूर करने का सबसे कारगर और सर्वोत्तम माध्यम। इसलिए शिक्षा की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए इस सदी के भारत भूमि के सबसे बड़े विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस दुनिया में 27 वर्ष तक जेल में जीवन काटने वाले समाज सुधारक नेल्सन मंडेला साहब ने कहा, दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार कुछ है तो उसका नाम शिक्षा है। फिर हम क्यों पीछे हो रहे हैं? हम अपने विरासत को याद करें। मैं देख रहा हूं रात के लगभग 8 बजे इस सभागार में 150 लोगों की व्यवस्था है नीचे, और खड़े उड़े मिला दीजिए तो शायद कुर्सियां खाली नहीं है। इसलिए पुनः आप जागरूक श्रोतागण को मैं साधुवाद करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। दिक्कत कहां है? सरकार तत्पर है, इंसान के बीच में फर्क होता है, मगर इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और इस राज्य के आपके सामने खड़े एक साधारण प्यादा अपने आप को समझता हूं शिक्षा मंत्री, मैं उम्मीद करता हूं इनके वाणी से आपको कोई कभी कष्ट न होने वाला है, न हुआ हो। हमारी चिंता है शिक्षकों की बेहतरी, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। जिन बातों का संजय बाबू लगातार जिक्र किए जा रहे थे, शासन में मैंने पहले ही कहा, कोई भी शासन लोकतांत्रिक नहीं होगा तो न तो विकास अच्छा होगा और न आपके सामने बाकी के अवयव ठीक हो पाए। अब किसी एक दो ऐसे व्यक्ति जो इंसानियत के भाव को कम समझता हो, तो उनके पीछे पूरे राज्य के जनता को पड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब काफी हैं। आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान को कोई ठेस न लगे, इसका पूरा इंतजाम सरकार करेगी। दिक्कत कहां है? मैंने कहा, ईसाई भाई बोल चुके, मेरे लिए बोलने की कोई जरूरत है नहीं। दिक्कत कहां है मित्रों? जीव विज्ञान का छात्र रहा हूं और उसी विषय को पढ़ाता रहा हूं। जीवों के क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत सतीश बता रहे, भगवान भाई बता रहे। जीवों के क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, मानव विकासवाद का सिद्धांत, हम तो कहेंगे हर जागरूक मतदाता को पढ़ना चाहिए। हमारी उद्गम स्थल क्या है, हम कहां से आए? अगर उद्गम स्थल का पता चल जाए ना, जैसे किसी बीमारी का पता चल जाए, डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज ठीक होता है। और डॉक्टर को बीमारी का ही ना पता चले तो इलाज हो ना पाए। इसलिए बीमारी का उद्गम स्थल क्या है, और फिर
इंसानियत का उद्गम स्थल क्या है। हम आज जितने लोग यहां बैठे हैं, आज के तारीख में इसको बायोलॉजी के भाषा में कहता है होमोसेपियंस, यही ना। इससे पहले जो हमारे पुरखे हैं, ताजा पुरखे, उसको कहते हैं चिंपांजी। इससे पहले के पुरखा कहते हैं मंकी। सबसे जड़ के पुरखा को खोजिएगा तो बैक्टीरिया और वायरस। उसके बाद के पुरखा को खोजिएगा तो अमीबा। अमीबा जो पेट में बीमारी कराता है, डायरिया, डिसेंट्री कराता है। अमीबा हमारे पितामह हैं, बैक्टीरिया, वायरस हमारे पितामह हैं। और आदमी से इंसान बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो चिंपांजी में तो हम लोग जो जानते हैं ये जातियों को, ये पंडित भाई है, ये राजपूत भाई है, ये लाला भाई है, ये जादव भाई है, ये शर्मा भाई है, ये कुशवाहा भाई है, ये ततवा भाई है। मतलब 6743 ना, 6743 जातियों का गुच्छा पता ना। जो डिलीट है जेएनयू के विषय उनका दूसरा अलग बात है, लेकिन सबसे बड़े प्रोफेसर सतीश बाबू है। इनको अगर मैं कह दूंगा जाति का नाम गिना दीजिए तो 50 गिनाते गिनाते पेट फूल जाए। भाई 6743 जातियों का गुच्छा, और अगर 6743 जातियों का गुच्छा है तो अंजना ओम कश्यप है ना आज तक की अंक। हमारे युवा भविष्य, मजलूमों की चिंता करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बेरोजगारों के लिहाज में चिंतित रहते हैं, उनसे एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में साक्षात्कार कर रही थी तो कह रही थी अब तो 48,000 जातियां हैं, तो 6743 ही काफी है देश को बिगाड़ने के लिए, तो 48,000 का क्या। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं मित्रों कि 6743 दीवारों को आप रख करके भारत को इस विश्व का विश्व गुरु नहीं बना सकते। जरा उसको ढहाइए। अगर ये जातियां सच होती ना भाईजान, ये जातियां सच होती, छूत अछूत, अगरा पिछड़ा, तो खुदा परमात्मा प्रभु ईश्वर जो भी कह लीजिए, अगर इंसानों को दो ढंग से बनाते ना, तो आपके लहू का रंग लाल है तो दूसरे का काला जरूर रहता। जब उन्हीं को बनाना था तो सबके लहू के रंग एक जैसे क्यों हैं? इसका मतलब है ईश्वर परमात्मा प्रभु के नजर में ये जातियां गलत है, और जब जो गलत है उसको ढोने की जरूरत नहीं है। मैं हर मन से इस बात को रखता हूं, जो ईश्वरीय नहीं है उसके पीछे दीवानापन दिखाने की जरूरत नहीं। वैचारिक दृढ़ता से ही देश ताकतवर बनेगा। और सच कहूं, चूंकि मैं जूलॉजी का छात्र रहा, सन 1978 में मेरे अंदर से जातियां निकल गई, जाति का भाव निकला, और उस चीज को निभाते हुए मैं आज यहां तक आया हूं। यह कह सकता हूं कि एक से एक दिग्गज 2020 के चुनाव में मेरा मुकाबला कर रहे थे, मैं उसके सामने कुछ नहीं था। लेकिन जरा मधेपुरा के महान मतदाताओं का मिजाज देख लीजिए, एक से एक बाहुबली, एक से एक पता नहीं हजारों हजार जमीन के जोतदार, जमींदार, आधुनिक, मतलब पूरा अपना शीशम बेच दे तो हम लोग की पूरा संपत्ति खरीद लेगा, ऐसा लोग भी था चुनाव में। मगर 16,500 वोट से जिन महान मतदाताओं ने मुझे जिताया है, क्या पंडित, क्या रैदास, क्या मेहतर, क्या छत्री, सारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से इस जगह पर तीसरी बार है। और शिक्षा नहीं रहता भाईजान तो आपका ही चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के रूप में अंबेडकर साहब के सपना को दहाड़ करके नहीं बोलता। यह शिक्षा ही है कि एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा किया।
अगर शिक्षा न होता तो चंद्रशेखर भी 6 फीट का लाठी लेकर के भैंस के पीठ पर ही नजर आता। इसलिए शिक्षा को हमें एक एक व्यक्ति को अमृत समझना है। और सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद हो या हमारे महान पेरियार फूले महात्मा आचार्य नरेंद्र देव जेबी कृपलानी साहब, सबका नाम आया है। समाजवाद के प्रणेताओं में जयप्रकाश नारायण जी, पंडित मधुरी में धनेश्वर मिश्र, डॉक्टर लोहिया, इनके सपनों को अगर साकार करना है, यूसुफ मेहर अली साहब, इनके सपनों को अगर साकार करना है तो एक बात तो कहूंगा, गुस्सा मत करिएगा, सच सच होता है। सुकरात को जहर देने वाले, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले और राष्ट्रपिता बापू को गोली मारने वालों का विचार कभी देश नहीं बना सकता। अद्भुत है, इन विचारों से हमें लोहा लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हमें समाज को, भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो दूसरा कोई सूत्र नहीं है। और मैंने कहा कि मानव विकासवाद का सिद्धांत, जीवों की क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत अगर इतना न पढ़ सकते हो, साम्यवादी है हमारे माननीय संजय बाबू, मगर समाजवाद के योद्धा आए देश में, महापंडित राहुल सांकृत्यान जी एक किताब लिखे हैं, साम्यवाद ही क्यों, और उसका प्रस्तावना ही पढ़ लीजिए। मानव विकासवाद का सिद्धांत, जीवों की क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, और उसको पढ़ लीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे अंदर से जैसे 47-48 वर्ष पहले जाति का भाव निकल गया, उसी ढंग से आपके अंदर से जितनी जाति का भाव निकल जाएगा देशवासियों, सीतामढ़ी के महान पुरखों के महान लोगों, उस दिन इस भारत भूमि को दुनिया का ताकत बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। वही दिक्कत है, हम हजारों साल से सताए गए लोगों को आज भी सताना चाहते। विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत आरक्षण का सिद्धांत आया संविधान में। विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, उनको आप आज भी वंचित रखोगे। जिसकी आबादी निश्चित तौर पर 85-90 के आसपास है, आप भारत भूमि को कैसे ताकतवर बना लोगे भाई? जरा हमें सूत्र कोई बता दो। मेरा ये कहना है कि अगर ये जातियां सच होती ना भाईजान, जो हम जानते हैं, बातचीत कर रहे हैं आप लोग को, अगर अच्छा न लग रहा हो तो चल रहे। अगर ये जातियां सच होती तो जो जाति का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ है, जो देखते हैं आप आमने सामने, कहां कहां है, अखंड भारत का देश पाकिस्तान हो सकता, वहां है, हो सकता। मैं नहीं गया, मैं वहां की सामाजिक संस्था के बारे में पढ़ा भी नहीं, क्योंकि हमारे लोग वहां है। हो सकता है ये जाति का क्लस्टर लेकर के, गुच्छा लेकर वहां होंगे। नेपाल में है, क्योंकि नेपाल में हम लोग की रिश्तेदारी है, आप लोगों का भी होगा। नेपाल में है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, हो सकता है वहां भी होगा, हमसे सटा हुआ है। अफगानिस्तान में है कि नहीं मालूम, अखंड भारत का पार्ट है। मगर हमारे यहाँ के पुरखे चले गए मॉरिशस, फिजी, वहां जाकर के बिहारी लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब होते हैं। मैंने बिहारी जहां झंडा गाड़ा वहां तो समझिए कि कोई उसको उखाड़ नहीं सकता। इसलिए विशेष अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि 6-7 देश दुनिया में संयुक्त राष्ट्र से रिकॉग्नाइज 195 देश है, शायद मेरी जानकारी गलत हो तो पुष्ट करिएगा, जिसमें 6-8 देश में इन जातियों का प्रादुर्भाव है। हो सकता है यहां 3-4 को तो जान रहे हैं। दुनिया के अन्य देश, चाहे ऑस्ट्रेलियन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, मंगोल देश में चीन भी आता है, मंगोलियन देश का, माने दुनिया का जो 188-89 देश है, उसमें इस जाति का तो लोग नाम भी नहीं जानता है। अगर इस पर इसी जाति का बीज लगाते हर जगह
तो दुनिया के देश में बीज लगा के चले जाते कि खाली भारत भूमि पर लगा के चले जाते। माफ करिएगा, अगर आज के मेरे विचार से आप जाति का विचार यहां से छोड़ के ना जाइएगा, फिर भारत भूमि को ताकतवर बनाने का संकल्पना पूरा नहीं हो सकता है, मेरी ये मानना है। इसलिए जाति के भाव को अंदर से छोड़कर अगर इसी सभागार से जाइएगा तो बड़ी कृपा होगी देश पर। और आप लोग कितने लोग इसके लिए तैयार है, एक बार हाथ उठाइए पक्का। अरे पूरे सभागार का हाथ उठा, देखो भाई, देखो, बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहता हूं, सीतामढ़ी के ये महान संतान, महान पुरखों के महान संतान ही इस देश को बदलने का संकल्प अभी ले लिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिक्कत वही है, दिक्कत कहीं नहीं है। ईश्वर ने हमें पैदा किया, निश्चित रूप से अपने से कमजोर लोग को का संबल बनिए। अरे कितना कथा, बड़े भाग मानुष तन पाया, कितना करोड़ योनि, पता नहीं, हमको नहीं मालूम, प्रिंसिपल साहब लोग को मालूम होगा, कितना करोड़ योनि से गुजरने के बाद लोग मनुष्य तन पाते हैं। और भाई लाखों करोड़ों वर्ष में तो आपको ये 150 वर्ष चंद दिन मिले हैं, कुछ दिन है, कुछ दिन का लम्हा है। इस लम्हे में आप अपनी कुवत के हिसाब से, आपकी कुवत है, खेत बेच करके तो नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग खेत बेच करके भी लगते हैं, मगर मैं नहीं कर रहा हूं। बाल बच्चे भी आपके होंगे, नहीं है तो कल होंगे, माता पिता होंगे आपके पास। तो अपनी कुवत के हिसाब से जरा मजलूम बेबस इंसान को अगर मदद कर दीजिएगा ना भाईजान, तो भारत भूमि को ताकतवर बनाने से कोई मायका नहीं। और जो हमारे मजबूत कंधा वाले भाई हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है कि कमजोर कंधे वाले का संबल बने। इस भारत भूमि को ताकतवर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। समाजवाद की सोच किसके नजर में आई? समाजवाद के सृजनकर्ताओं में कौन लोग थे मालूम है? बहुत लोग को मालूम होगा। अभी भगवान वो बता के जा रहे, मगर भगवान को कुछ खिचड़ी बनाई, खिचड़ी तो नहीं चलेगा, माफ करिए। इस भारत भूमि में सबके लिए चिंता करने वाले लोगों के महान पुरखों के फहरिस्त में अगर एक नाम आता है, पहला तो आचार्य नरेंद्र देव जी का, उस सैनिक के पुलिंग पंडित घराने में पैदा हुए। दूसरा नाम आता है आचार्य जेबी कृपाली साहब का, हमारे यहां से एमपी होते थे, वो भी उस सैनिक के कुलीन पंडित परिवार में पैदा हुए। तीसरा नाम आता है यूसुफ मेहर अली का, इस्लामी वर्ग के आदमी थे, हमको नहीं पता। चौथा नाम आता है डॉक्टर लोहिया जी का, उत्तर प्रदेश का अग्रवाल बनिया फरवरी होता, ऊंची बिरादरी का होता। तीसरा नाम आता है राजनारायण जी का, वो भी बनारस उत्तर प्रदेश के ऊंचे घराने में पैदा हुए। आगे नाम आता है चौधरी चरण सिंह साहब का, पता कर लेना, जाट बिरादरी उत्तर प्रदेश में ऊंची बिरादरी का लोग होता है, हरियाणा में भी शायद होता है। पंडित मधुली में पंडित जनेश्वर मिश्र, और सब तो सब 37 वर्ष तक संविधान प्रदत्त पिछड़ी जातियों के आरक्षण को दबा कर रखने में जो लोग षड्यंत्र करते रहे, उसके खिलाफ भी खड़ा होने वाला एक आदमी को मिला, क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाला, उसका नाम है सन 90 के दशक में बीपी सिंह साहब। क्यों चिंता हुई? क्यों चिंता हुई? जिनको पता था। एक उदाहरण देता, ईश्वर न करे, खुदा न करे, परमात्मा न करे, खुदा बने भगवान न करे आपके घर में कोई बीमार हो, मगर 10 आदमी का परिवार हो, 8 आदमी उसमें बीमार हो, वो परिवार स्वस्थ आदमी का कहलाएगा कि बीमार आदमी का? बीमार आदमी का। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या में अगर आज भी 110-20 करोड़ लोग जातियों के पहचान के कारण पीछे ढकेल दिए जाते हो,
जब तक उसको हम विकास के धारा में नहीं लाएंगे तब तक देश को ताकतवर कैसे बना सकते हैं। जैसे 10 आदमी में से 8 आदमी स्वस्थ ना होगा, 9 आदमी स्वस्थ ना होगा, तब तक तो वह सत परिवार नहीं कहलाएगा। इसलिए बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कहा कि किसी कारण से, हमारे कारण से, हमारे पुरखों के कारण से, किसी विचार से अगर जो लोग मजलूमी बेबसी में आज भी जी रहे हैं, आज भी अपनी पहचान बनाने के लिए, आज भी गटर में उतरने वाली की जातियां अगर न बदली, स्वाधीनता प्राप्ति के 75-77 साल बाद, आज भी अगर मुंशी प्रेमचंद के गोदान के पात्र न बदले जाएंगे, उनकी जातियां न बदली जाएगी, तब तक तो भाई इंसाफ मरता रहेगा और जातीय गणना और आरक्षण की जरूरत पड़ती रहेगी। मैं अपने सरकार के बारे में तसल्ली से कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए पुनः हम संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं, हमारी प्रतिबद्धता है और उसमें आप मायूस ना होंगे। एक से एक नए नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं और आपका सरकार को सहयोग हो, नफरत भागे, मोहब्बत आवे। अच्छा, तब खत्म कर रहे हैं। लिखे हैं कि 200 से ज्यादा लोग कहीं और प्रतीक्षा कर। चलिए, साधुवाद है सीतामढ़ी के महान जनता का। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं यह कहते हुए मित्रों कि धरती पर इंसान को ईश्वर ने भेजा है, सारे इंसानों के लहू के रंग एक हैं, इसलिए इंसान इंसान के बीच कोई भेद न हो, इसका इंतजाम करना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय बिहार, जय। दिल्ली और पटना के बच्चों जैसा शिक्षा अब आपके बच्चों को भी मिलेगा। तुरंत अंग्रेजी मीडियम एड इंटरनेशनल स्कूल पिपरा बिशनपुर परिहार।